नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन मौर्य प्रशासन पढ़ने जाएंगे और मौर्य प्रशासन के साथ साथ आप लोग जो मौर्यकालीन कला, संस्कृति, साहित्य वो भी पढ़ना चाहते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि वो कैसे तैयार करनी है। क्लास है और गौरव ज्ञान धारा की ही क्लास है, कैसे देखनी है आपको वो चीज बता दूंगा। ठीक है साथियों, आज टेलीग्राम पे वन लाइनर की पहली झलक मैंने आपको दिखा दी है कि कैसा काम चल रहा है और किस तरीके से देना है। जैसी आपकी आशाएं थी उनसे अच्छा काम करने की कोशिश की है और जो वस्तु स्थिति है वो भी बता दी है और अच्छा लगा देखकर कि विद्यार्थी समझ रहे हैं। और काफी सारे कमेंट आए उस पे, तो कुछ कमेंट पढ़ के मैं थोड़ा भावुक सा भी हो गया कि वास्तव में विद्यार्थी विश्वास करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके विश्वास के अकॉर्डिंग ही काम किया जा रहा है। और मैंने हमेशा से एक पारदर्शिता रखी है। मेरे और मेरे सारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, यूट्यूब परिवार के माननीय सारे विद्यार्थी जो है, उन सभी के बीच में एक पारदर्शिता रखी है। इसीलिए आज भी सारी चीज आपको खोलकर बताइए कि वन लाइनर आपको 5 जून को मैं देने वाला था। लेट होने का कारण क्या है, कैसा काम चल रहा है, सब कुछ। तो सभी सभी जो कार्य किए जा रहे हैं विद्यार्थियों, वो आप लोगों के हित में ही किए जा रहे हैं। जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे टीम के सदस्य भी ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज अपन मौर्य प्रशासन पढ़ रहे हैं। मौर्य प्रशासन के अलावा जैसे आपको अभिलेख वगैरह ये सारे याद करने हैं, मैंने बकायदा इनको याद करवाए हुए हैं। तो मैं स्कूल लेक्चरर की मैंने क्लास ली थी जिसके अंदर सिर्फ यही चीज थी। अब तो वो हटा दिया, मौर्य वाला पाठ सीधा गुप्त से शुरू किया है। तो सिर्फ यही चीज थी जिसके अंदर मौर्य कला, साहित्य, विज्ञान और ये संस्कृति वाला, ठीक है, उसको बहुत ही व्यवस्थित 2 क्लास के रूप में करवाया और याद करवाई हैं चीजें। आप देखोगे तो वास्तव में आपको लगेगा उससे बेहतर क्लास में वापस नहीं दे सकता। कई चीजें होती है जो सिर्फ एक बार होती है और वह ऐसी चीज है जो एक बार करवाई जा चुकी है। तो वो क्लासेस यदि आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है तो मैं उनका लिंक, दोनों क्लासेस का लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा। आज वो दोनों क्लासेस मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये क्लास देखने के बाद आप उन दोनों क्लास को देख लेना, आपका मौर्य काल पूरा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। और इसके बाद में अपन गुप्त पढ़ेंगे, गुप्त के बाद अपने जैन और बौद्ध बाकी है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मौर्य वाली देखना जरूर, मैंने पहले भी कहा था कि ये रीट में काम आने वाली है, जब पढ़ाई थी वो तब भी कहा था और आज वापस कह रहा हूं, बहुत ही तबीयत से वो क्लास दी गई है। तो ये क्लास के बाद में मैं उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और टेलीग्राम पे जो नहीं है वो जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, उसी से जुड़ जाना। और हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, ठीक है। तो ये क्लास के बाद में अगली कड़ी वाली क्लास वही है जो दोनों रिकॉर्ड की हुई है और काफी सारे विद्यार्थियों ने देख रखी है, ठीक है ना। तो वो जरूर देख लेना। तो ये आपके मौर्य हो जाएगा पूरा। आज अपन पढ़ रहे हैं मौर्य प्रशासन, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें उसमें सब 14 शिलालेख वगैरह सब आपको याद करवाए हुए, बहुत बढ़िया तरीके से वो याद करवाने के हिसाब से वो क्लास दी हुई है, ठीक है ना। चलिए साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं मौर्य प्रशासन, ठीक है ना। मौर्य प्रशासन के अंदर 2 चीजें बहुत मुख्य है। एक तो हुआ करते थे प्रमुख जो अधिकारी मंत्रीगण हुआ करते थे वो कहलाते थे तीर्थ, और एक उनके नीचे काम करने वाले जो अधिकारी होते थे वो कहलाते थे अध्यक्ष। तो वो दोनों जो है अपन सारनियां आज पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी साथ में पढ़ेंगे। प्रशासन की साथियों बात करते हैं, सीधा सीधा प्रश्न बनता है यहां से कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था। तो मौर्यकालीन प्रशासन जो था वो केंद्रीय राजतंत्रात्मक था, ठीक है ना। कैसा था? केंद्रीय राजतंत्रात्मक, केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था, ठीक है। गणतंत्र नहीं था, राजतंत्रात्मक था। तो ये सबसे पहला प्रश्न आता है और सीधा सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके अलावा साथियों, भारत के इतिहास के अंदर सबसे पहले विस्तृत नौकरशाही यदि देखी जाए तो वो उसका उदाहरण मिलता है आपके मौर्य काल की, ठीक है ना। मौर्य काल के अंदर विस्तृत नौकरशाही प्रणाली का उदाहरण देखने को मिलता है और ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अब बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग, सप्तांग का मतलब है 7 अंग, राज्यों के जो 7 अंग है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको याद करने हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। जैसे मैंने यहां लिख रखा है वैसे मुझे याद है, तो आपको भी ऐसे ही याद करने हैं। ये जो कौटिल्य के अनुसार बताए हुए आपके 7 अंग है, ठीक है ना। तो कैसे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र। इसी तरीके से फ्लो में याद करोगे, याद रहेगा, क्रम भी याद रहेगा
कि राजा अमात्य जनपद दुर्ग दंड कोष मित्र, ठीक है ना। तो राजा हो गया, राजा के बाद में आते अमात्य, फिर आ जाते हैं जनपद, फिर दुर्ग दंड यानी कि सेना से संबंधित हो गया, कोष, और फिर होते हैं मित्र। मित्र में कई गुप्तचर वगैरह ये भी शामिल होते हैं। ये कौटिल्य के अनुसार बताए हुए 7 अंग है। अब सुमेलित असुमेलित कैसे भी प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है। भाई एग्जामिनर के दिमाग को अपन नहीं पहुंच सकते, अपन अपना प्रयास पूरा करो, प्रयास पूरा करने पर सफलता मिलनी निश्चित है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने प्रयास पूरा किया फिर भी सफलता नहीं मिली, प्रयास पूरा करो, कहीं भी नहीं छोड़ना है। एग्जामिनर आखिर में जो सिलेबस है उसमें से ही सवाल देना है। एक काफी सारे विद्यार्थी, मैं बार बार बता चुका हूं, काफी सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आपकी टेस्ट सीरीज जो है एनसीईआरटी बेस है क्या, आप क्लासेस एनसीईआरटी बेस देते हो क्या, ये वो फलाना ठिकाना। मैं एक बात अभी वापस क्लियर कर देता हूं साथियों, मैं कोई भी क्लास दे रहा हूं, चाहे मैं कोई भी कंटेंट दे रहा हूं, चाहे कोई भी, तो मैं मतलब एक सीमित दायरा नहीं रखता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी को ही मैं आधार बनाऊं। हाँ ये चीजें हैं कि एनसीईआरटी के सारे तथ्य इसमें शामिल जरूर मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि आप एक संकीर्ण विचारधारा लेकर चलते हो कि नहीं हम 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे, ऑथेंटिक पुस्तकों से कुछ नहीं देखना, बाकी कुछ भी इधर उधर नहीं देखेंगे, तब आप पाओगे कि एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल भी है जो उनसे बार भी आए हैं। तो कुल मिला के करना क्या है, कुल मिला के करना यह है कि सिलेबस और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसको पूरा करने पर फोकस करो कि वो कैसे पूरा होता है। उसमें से एनसीईआरटी के तथ्य तो वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी पढ़े, लेकिन इसके अलावा भी तो पूछे जाते हैं कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो एनसीईआरटी में शामिल नहीं है। अब एनसीईआरटी कोई आपके एग्जाम के लिए तो लिखी नहीं गई है, वो स्कूली शिक्षा के लिए है, तो वो उस हिसाब से लिखी गई है, लेकिन कंपटीशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके अलावा भी पूछी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी या आरबीएससी आपको नहीं पढ़नी है, पढ़नी चाहिए, लेकिन एक संकीर्ण सोच के साथ में नहीं पढ़नी है कि बस संकीर्णता। कई सारे विद्यार्थी संकीर्ण सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, संकीर्ण सोच के साथ मत पढ़िए, दायरा विस्तृत रखिए, टॉपिक उठाओ और टॉपिक को पूरा क्लियर करने को देखो कि वो कैसे क्लियर होगा। अब इसको क्लियर करने में एनसीईआरटी भी शामिल हो रही है तो शामिल करो, आरबीएससी शामिल हो रही है तो शामिल करो, इसके अलावा अन्य स्रोत भी तो देखने होते हैं, तो वो भी तो देखने होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ उसमें से मुझे ये बता दो एनसीईआरटी से बाहर सवाल आएगा तो आप नहीं करके आओगे क्या, रेट में छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। तो फिर ये संकीर्ण सोच से बाहर निकलो, थोड़ा सा अपने आप को विस्तृत बनाओ, कूप मंडूक बन के रह जाओगे नहीं तो। इस सोच को लेकर चलो कि टॉपिक जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये फोकस रहना चाहिए। और मेरा पढ़ाने से हो चाहे कोई भी चीज होती है, मैं उस पर फोकस करता हूं कि वो टॉपिक कैसे क्लियर किया जा सकता है, बस। तो उसके अंदर सभी शामिल है, फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब ये चीज एक बार बताइए, बार बार नहीं बताऊंगा इसको, क्योंकि समय देखो व्यर्थ होता है। अब यहां पे साथियों बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन के अंदर 18 पदाधिकारियों का उल्लेख है जिन्हें कहा जाता है तीर्थ, और इन तीर्थ के अंतर्गत आते हैं अध्यक्ष, ठीक है ना, इन तीर्थ के अंतर्गत अध्यक्ष आते हैं। अब जैसे मंत्री है तो मंत्रियों को भी नियुक्त करने के लिए एक परीक्षा होती थी जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। किसी की जैसे अधिकारी की या इनकी नियुक्ति हो रही है तो वहां परीक्षा होती थी, एक एग्जाम पास करना पड़ता था, कंपटीशन का एग्जाम होता था एक, और उसे कहा जाता था उपधा परीक्षण, ठीक है ना, उपधा परीक्षण कहा जाता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनको बाकायदा वेतन दिया जाता था सभी को, ठीक है ना, वेतनिक अधिकारी थे सब। तो ये यहाँ पे जो है साथियों, ये जो मैं बता रहा हूं आपको वो है अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बता रहा हूं, ये 26 अध्यक्ष है। इसके बाद में अपन इसकी अगली सारणी लूंगा, उसमें बताऊंगा तीर्थ, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से मेंशन करना, ठीक है। अब देखो अध्यक्ष के अंदर सबसे पहला ही अपन पढ़ रहे हैं लक्षणाध्यक्ष। अब लक्षणाध्यक्ष यानी कि ये टकसाल का अधिकारी होता है। टकसाल, टकसाल किसकी होती है, टकसाल होती है सिक्कों की, मुद्रा की, ठीक है, तो मुद्रा का अधिकारी, लेकिन मुद्रा का अधिकारी टकसाल का अधिकारी है, लेकिन मुद्रा की भी गुणवत्ता वगैरह देखनी होती ना कि गुणवत्ता इसकी कैसी होगी, क्या होगा, तो उसके लिए एक अधिकारी और होता था जिसका नाम था रूप दर्शक। क्या नाम था, रूप दर्शक। ये क्या करता था, जब देखो क्लास कोई नहीं समझेगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये क्या है। रूप दर्शक क्या करता था, रूप दर्शक मुद्रा की गुणवत्ता को देखता था कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, और ये होता था टकसाल का अधिकारी, ठीक है ना। तो ये है लक्षणाध्यक्ष। फिर आता है साथियों पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष जो है व्यापार वाणिज्य का अधिकारी। अब पण्या और वाणिज्य में देखो बहुत सारा समानता दिखती है शब्द के अंदर, यदि देखा जाए तो पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अधिकारी होता था, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। फिर आता है साथियों कुप्याध्यक्ष।
कुप्य अध्यक्ष होता था जंगल का अधिकारी। अब जंगल का अधिकारी कैसे? जंगल के अधिकारी से मतलब यह है कि जंगल में मिलने वाली जितनी सामग्री है, वन्य संपदा है, तो उन सब के जो भी उनका उपयोग होता है वो इसके अधीन आता था। ठीक है ना? यूं कह सको है वो फॉरेस्ट ऑफिसर हो कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर हो, रेंजर। ठीक है ना? आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी करते हो ना, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते थे। ठीक है? पोतवा अध्यक्ष होता था साथियों माप तोल का अधिकारी। ठीक है ना? सब बहुत व्यवस्थित ये थी, एकदम इनकी व्यवस्था, प्रशासन बहुत तगड़ा था उस समय। माप तोल का अधिकारी होता था, जो भी माप तोल से रिलेटेड होते थे वो इसकी स्टाम्प चलती थी। ठीक है ना? ऐसे ध्यान रखना, इसकी मोहर चलती थी। ठीक है? फिर आता है साथियों शुल्क अध्यक्ष। अब शुल्क अध्यक्ष के नाम से ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं पे शुल्क लेगा। तो शुल्क कैसा लेता था? चुंगी की टैक्स कर होता था ना आने जाने का वगैरह, तो चुंगी वसूली अधिकारी था ये शुल्क अध्यक्ष। सूत्र अध्यक्ष से ये समझ लेना कि सूत्र क्या होते हैं कि बहुत धागे होते हैं। ठीक है ना? रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो रक्षा सूत्र वैसे ये देखो मौली, ठीक है, ये मौली, तो ये रक्षा सूत्र तो है। तो ये क्या है? धागा है। तो धागों से क्या बनते हैं? कपड़े वगैरह बनते हैं सब। तो ये सूत्राध्यक्ष जो है वो कटाई, बुनाई और वस्त्र उत्पादन अधिकारी है। मतलब चीज को है ना रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझते हुए आगे बढ़ो। तो ये सब चीजें कोई समझाएगा नहीं किताब के अंदर आपको, मैं भी दूंगा तो ऐसे ही दूंगा लिखी हुई कि ये चीज है। कोई समझाएगा नहीं कि भाई सूत्राध्यक्ष इसलिए कहते थे कि ये चीज है। क्लास का महत्व ये होता है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है चीज का। ठीक है ना? तो ये सूत्राध्यक्ष। फिर देखो ये है आयुधागाराध्यक्ष। ठीक है ना? ये यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में ये है आयुधागाराध्यक्ष। ठीक है ना? आयुध का मतलब क्या होता है? आयुध होते हैं शस्त्र, अस्त्र शस्त्र वगैरह वो होते हैं। तो आयुधागाराध्यक्ष यानी कि शस्त्र वगैरह जो भी होंगे, शस्त्रागार होगा जहां रखे जाते हैं, उनका अधिकारी होता था आयुधागाराध्यक्ष। ठीक है? आयुधागाराध्यक्ष किसका है? शस्त्रागार का अधिकारी। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, मिलान वाले प्रश्न बहुत बनते हैं इसके अंदर। ठीक है ना? आपने टेस्ट सीरीज में अभ्यास भी किया होगा, तो ये वाले प्रश्न आपको वहां पे भी दिए गए हैं सारे, और ये बनेंगे एग्जाम के अंदर भी बनते हैं। ठीक है? तो देखो सीता अध्यक्ष। सीता अपन ने पढ़ा था ना, हल्की रेखाएं सीता कहलाती है। तो सीता हल्की रेखाएं यानी कि कृषि से संबंधित हो रहा है कोई ना कोई, तो कृषि विभाग का अधिकारी। जब आप क्रम से पढ़ोगे, फ्लो के साथ पढ़ोगे, तो काफी सारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है? फिर है सूरा अध्यक्ष। सूरा यानी क्या होता है? शराब। ठीक है ना? सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा गया था? फ्रांस। पढ़ाया भी था आपको, विश्व के महाद्वीप जो सेकंड ग्रेड वाले उनको पढ़ाए थे। ठीक है ना? सूरा अध्यक्ष शराब, और शराब कौन सा विभाग के अंतर्गत आता है? आबकारी विभाग होता है। तो आबकारी विभागाध्यक्ष होता है सूरा अध्यक्ष। फिर है सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष होता है बुच्चड़ खाने का अधिकारी। क्या होता था? बुच्चड़ खाने का अधिकारी। यूं याद कर लीजिए के सूना यानी सुनसान में ले जाकर वहां पे बुच्चड़ खाने में क्या होता है? जीवों की हत्या वगैरह ये सब होता है ना, मांस वगैरह ये सब काम। तो बुच्चड़ खाने यानी सूने में ले जाकर मारा। ठीक है ना? आकरा अध्यक्ष होता था साथियों खानों का अध्यक्ष। खदान होते थे ना, माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, तो वो होता था आपके आकरा अध्यक्ष। ठीक है? विविधता अध्यक्ष होता था चारागाहों का अध्यक्ष। चारागाह जितने भी होते थे वो इसके अधीन आते थे। सब चीजें डिवाइड की हुई है, देखो कितना व्यवस्थित। नवा अध्यक्ष नवा से ही लेना है। नवा यानी नवा का ऐसे कर लेना, मात्रा उल्टी कर लेना, तो यानी हो जाएगा नाव यानी नौसेना अध्यक्ष। ठीक है ना? नौसेना इसके अंतर्गत आती थी। गणिका अध्यक्ष। अब गणिका यानी कि वैश्या। ठीक है ना? तो वैश्याओं का भी अधिकारी होता था एक, इनका भी पूरा डिपार्टमेंट होता था। तो वैश्याओं का एक निरीक्षक होता था, ये वैश्याओं का निरीक्षक, वैश्याओं का अधिकारी कह सकते हो आप। संस्था अध्यक्ष में थोड़ा सा देखो मैच नहीं होता है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना है कि व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कहलाता था संस्था अध्यक्ष। ठीक है ना? इसके अलावा देखते हैं साथियों लवण अध्यक्ष। अब लवण है ना, लवण किसे कहा जाता है? नमक को। किसे कहा जाता है? नमक को। मारवाड़ी भी यदि बोलते हैं ना तो लवण यानी लूण कह देते हैं। ठीक है ना? लूण। एक कई जना तो मीठू भी बोल दिया करे। मीठू बोले कि नहीं बोला है? जना बताए मीठू, मीठो, मीठा वगैरह ये ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है ना? और गुजराती शब्द है ये वैसे। तो ये नमक के तो बहुत सारे अलग अलग नाम है। यहाँ पे अपन को ध्यान रखना लवणाध्यक्ष यानी कि नमक अधिकारी। ठीक है? मुद्रा अध्यक्ष। अब यहाँ पे है क्या? मुद्रा, लेकिन वहां पे मुद्रा का तो वो टकसाल अधिकारी लक्षणाध्यक्ष वो था,
यहाँ पे। लेकिन ये मुद्रा अध्यक्ष कैसे, ये नाम इसका ये है, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये पासपोर्ट अधिकारी है, गलत नहीं लिखा है। पहली बार पढ़ने वालों को लगेगा सर मुद्रा का अधिकारी होगा ये, तो आपने पासपोर्ट कैसे लिख दिया, गलत नहीं लिखा है, सही है, पासपोर्ट अधिकारी है ये, ठीक है। फिर है साथियों कोषागाराध्यक्ष, जो है भंडार गृहों का अधिकारी, ठीक है। स्वर्णाध्यक्ष, नाम से ही पता चलता है सोने से संबंधित जो उत्पाद होते थे, स्वर्ण उत्पाद, उनसे संबंधित, तो स्वर्ण उत्पादों का अधिकारी। हस्ती अध्यक्ष, हस्ती यानी हाथी, हस्ती यानी हाथी, तो हाथियों के विभाग का अधिकारी होता था। बंधनागाराध्यक्ष, बंधन यानी क्या होता है, बांध के रखना, ठीक है ना कहीं अंदर उसको रखते हैं, तो बंधन कहां पे होगा, बंधन कहां होंगे, जेल में होंगे बंधन, हथकड़ी वगैरह कहां होती, बंधन कहां होंगे, जेल में, तो जेल का अधिकारी होता था ये, ठीक है ना, जेल का अधिकारी होता था। देवता अध्यक्ष, अब देवता का मतलब देवता की क्या की जाएगी, पूजा की जाएगी, तो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, ठीक है। लोहा अध्यक्ष, लोहा क्या है, एक तरह की धातु है, तो धातु विभाग का अध्यक्ष, ठीक है, धातु विभाग का। पत्तना अध्यक्ष, पत्तन क्या होता है, पत्तन होते हैं बंदरगाह, पत्तन क्या होते हैं, बंदरगाह, तो बंदरगाहों का अध्यक्ष, ठीक है। द्यूता अध्यक्ष, द्यूत क्रीड़ा बोला जाता है इसे, जुए को द्यूत क्रीड़ा बोला जाता है, तो जुआ अधिकारी, देखो इनके भी अधिकारी थे, ठीक है ना। आजकल आप जो ये जैसे कई फैंटेसी क्रिकेट लीग के अंदर टीमें बनाते हो वगैरह वगैरह, तो वो द्यूता अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, वो भी एक तरह का, उसके अंदर भी वित्तीय जोखिम के वो सारी चेतावनी दी जाती है। और चेतावनी का तो काम ऐसा है कि तंबाकू के उत्पाद पर 80% चेतावनी आती है, ठीक है ना, कैंसर के फोटो वगैरह वो आजकल तो खैर धुंधले होने लगे, लेकिन वो आते हैं। और किसी को बिना फोटो वाले अगर वो जो खाता है ओरिजिनल कोई भी जो भी, तो उसे यदि बिना फोटो वाला दे दिया जाए, उसे विश्वास नहीं होता कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, होगा कि नहीं वो फोटो वाला देंगे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने दुकानों के ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज है जो ध्यान रखना कि ये भी है ना, इसके अंदर आपको मैंने बता दिया, इशारा कर दिया है कि वित्तीय जोखिम के अधिकारी है, वित्तीय जोखिम के चांसेस रहते हैं, लत पड़ सकती है, ये टीम वगैरह जो भी बनाते हो, इसलिए तो वो पहले चेतावनी देते हैं, लेकिन चेतावनी का असर अपने होता का है, किसी के नहीं होता है। माना अध्यक्ष होता था साथियों दूरी और समय संकेतक जो भी चीजें होती थी उससे रिलेटेड अधिकारी होता था, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने कोशिश की है व्यवस्थित बताकर याद करवाने की, तो 2 बार आप भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी, इनको छोड़ना नहीं है, इनमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं कई लोग, तो वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो साथियों ये हो गया आपके पूरा। इसके बाद में अपन देखते हैं 18 तीर्थ, ठीक है ना। अब ये 18 तीर्थ है, वो थे अध्यक्ष, ठीक है, ये 18 तीर्थ है। अब इसमें मंत्री या पुरोहित, मंत्री को ही पुरोहित कह दो आप, ये प्रमुख मंत्री होता था, प्रधानमंत्री टाइप, ठीक है ना, एक मुख्य जो होता था वो होता था ये, तो ये प्रमुख मंत्री के अंदर आ जाता था शीर्ष मंत्री, ठीक है। समाहर्ता होता था साथियों राजस्व एकत्रित करने वाला, संग्रहकर्ता, जो राजस्व को इकट्ठा करता था वो होता था समाहर्ता। सन्निधाता होता था कोषाध्यक्ष, इकट्ठा करने के बाद में जिसके पास में रहता था संचित पूरा, ठीक है ना, कोष जिसके पास रहता था वो होता था सन्निधाता। सेनापति, नाम से ही पता चलता है युद्ध विभाग का मंत्री था, यानी युद्ध विभाग का प्रमुख था ये, ठीक है। युवराज, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराधिकारी है, किसका, राजा का, उत्तराधिकारी किनो, राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा एक तरह का न्यायाधीश होता था, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, न्यायाधीश। फिर ये फौजदारी मामले देखता था, ठीक है, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था वो आपके प्रदेष्टा कहलाता था, और दीवानी मामलों को जो देखता था वो आपके व्यवहारिक कहलाता था, ठीक है ना। तो ये प्रदेष्टा और व्यवहारिक दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको इंपोर्टेंट भी बताता जाता हूं, तो प्रदेष्टा और ये व्यवहारिक दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, फौजदारी और दीवानी मामलों का ध्यान रखना, ठीक है। नायक यानी हीरो, तो सेना का संचालक, भाई सेना का संचालक कौन होगा, संचालित जो करेगा तो वो हीरो होगा, नायक होगा, ठीक है। कर्मांतिक होता था साथियों जो कर्म करना है, यानी उद्योग धंधे करने हैं, तो उद्योग धंधों का निरीक्षक, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, सीधे ही नाम से ही पता चलता है। दंडपाल होता था सैन्य सामग्री से संबंधित, यहाँ पे थोड़ा सा है ना आपको नाम से ऐसा लगेगा, तो ये सैन्य सामग्री से संबंधित अधिकारी। अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, अंतपाल यानी कि अंत में जो दुर्ग है उनका रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल, दुर्गों का प्रबंधक होता था। काफी सारी चीजें आपको सीधी समझ में आएगी। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी,
तो जहां पे सीधी समझ में आ रही है वहां पे तो आपको लोड पड़ेगा ही नहीं, सीधे ना, सीधी सीधी। प्रशासता, प्रशासता होता था मतलब लिख चीजों को लिखता था। तो ज्यादातर जो है राजा की आज्ञाएं जो थी, राजाज्ञाएं, तो राजाज्ञाओं को लिखता था, संग्रहित अपने पास में रखता था, आगे भेजता था, ये सब। तो उनको लिपिबद्ध करने वाला जो होता था वो प्रशासता कहलाता था। दोवारिक, दोवारिक होता था साथियों राजमहलों की देखरेख, यानी राजमहलों के अंदर क्या चीज चाहिए, क्या किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें देखनी, वो इस दोवारिक का काम था। ठीक है, दोवारिक आपके राजमहलों की देखरेख। अंतर्वैशिक, अंतर्वैशिक होता था साथियों सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। अब यह भी उल्लेख देखने को मिलता है, मैगस्थनीज वगैरह बताते हैं कि उस समय सम्राट के अंगरक्षक महिलाएं हुआ करती थी, ये भी चीज देखने को आती है। आठवीं, आठवीं होता था साथियों वन विभाग का प्रधान। ठीक है ना, तो ये जो है 18 तीर्थ ये उच्चाधिकारी है, ये ध्यान रखना, ये उच्चाधिकारी है और उनके अंडर काम करते हैं जो अध्यक्ष है, जो आपको 26 बताए हैं। ठीक है, तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दोनों सारणियां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, भूलना नहीं है, मतलब आप कहीं गलती तो कर ही नहीं सकते हो, गलती की और पड़ोसी तैयार बैठा है, ये ध्यान रखना। पड़ोसी और रिश्तेदार घात लगा के बैठे कि ये बच्चे कहां गलती करें, कहां चूके, और हम जो है इनको माहौल में ले लें, हमारे माहौल में ले लें। यानी कि उन्हें तो क्या चाहिए, उन्हें तंज कसने का मौका चाहिए, और हमें ये मौका देना नहीं है। क्योंकि जब हमने इतना संघर्ष किया है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अपने सपनों के लिए, तो अब किसी के तंज कसने के मोहताज हम नहीं रह सकते। अब हमें उन्हें करके दिखाना है कि नहीं, जो दम हमारे अंदर है, आपने हमें कम आका कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये काबिलियत है, दम भरने की काबिलियत है, और ये जंग को जीतने की काबिलियत है, और जीत के बताएंगे। ठीक है ना, चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, हम टूटने वाले नहीं है। ये चीज आप उनको साबित करके बताओ, ये अपने आप को चैलेंज दो। कंपटीशन करना है ना, अपने आप से करो, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। फलानो पड़े रही हो, ढिकड़ो पड़े रही हो, क्यों कंपटीशन दूसरे से करने से क्या मतलब, खुद से कंपटीशन करो कि मुझे आज इतना याद है, मुझे कल इतना याद होगा, रोज का डेली टारगेट। खुद से कंपटीशन करोगे तो आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है, और दूसरे से कंपटीशन करोगे तो बस उससे आगे बढ़ के रुक जाओगे। खुद से करो, हर रोज अपने अंदर निखार लाना है। तो बस जितना अपने आप के प्रति समर्पित रहोगे तो उतना आप बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य प्रारंभ में साथियों 4 भागों में, 4 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय यूं कह दो कि 4 भागों में विभक्त था, और अशोक के समय हो गया 5 प्रांतों में विभक्त हो गया। कारण क्या था, अशोक ने कलिंग विजय की, तो कलिंग विजय करके कलिंग को जब अपने साम्राज्य में मिला दिया तो फिर 5 प्रांतों में विभक्त हो गया। उससे पहले 4 प्रांतों में विभक्त था। तो वो 4 प्रांत कौन कौन से थे, एक तो था उत्तरापथ, एक था अवंती। ठीक है ना, तो उत्तरापथ की यदि राजधानी देखा जाए तो तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला, चलिए ये बता देता हूं साथ में। अवंती की देखी जाए तो उज्जैन थी। उज्जैन थी। दक्षिणापथ की थी स्वर्णगिरी। ठीक है, प्राची की थी पाटलिपुत्र। ये याद आपको भी होनी चाहिए, जितना याद करोगे उतना बढ़िया है। कलिंग की थी तोशाली। तो ये याद आपको भी करनी है, इनमें से मिलान वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये 5 प्रांत थे, और ये जो 5वां प्रांत है ना, ये अशोक के समय था, और इससे पहले के ये 4 हैं वो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, इनके समय 4 थे। ठीक है, और बाद में अशोक ने कलिंग विजय की, तो कलिंग विजय के बाद में हो गए 5। प्रश्न घुमा के भी दिया जा सकता है। अशोक के काल, अशोक के शासन काल के प्रारंभिक समय में प्रांत कितने थे, ये आ गए, तो क्या गुरुजी 5 बताया, 5 ठोक दो। उस समय देखना, प्रारंभिक पूछा है तो कलिंग विजय तो 8 वर्ष बाद की थी, प्रारंभिक में पूछा तो प्रारंभिक में 4 ही हुए। कलिंग विजय करने के बाद में जब कलिंग मिलाया है तब हुए हैं 5। तो वो वहां पे आपको हर चीज को मैं कहता हूं बारीकी से पढ़ो, समझो, तब जाके आप उत्तर की तह तक जा पाओगे। नहीं तो अपन को तो ऐसे ही लगता है कि नहीं हमने 100% सही किया है, लेकिन वही बताया ना मैंने, स्टेप बाय स्टेप जब तक घर पहुंचते हो तब तक अपनी टीम जो है आधी आउट हो चुकी होती है। ठीक है, चलिए मौर्य प्रशासन का विभाजन साथियों, ये अब विभाजन जो है ना, ध्यान देना इधर, ये विभाजन जो है मैंने क्रम बताया है इसका। ठीक है, आपको यहां पे पूरा
शीर्ष से लेकर और नीचे तक का क्रम बताया है। जैसे साम्राज्य है पूरा का पूरा, साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, प्रांत जो थे मंडलों में विभक्त थे, और मंडलों के बाद आता था नाम आहार का, जिसे विषय भी कहा जाता था। ये होते थे जिले एक तरह के, ठीक है। तो जिलों को उस समय क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था, और जिला अधिकारी विषयपति हो जाता था, ठीक है। इसके बाद में आते थे स्थानीय, स्थानीय के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खारवटिक, खारवटिक के बाद में संग्रहण, और संग्रहण के बाद में ग्राम। ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई थी। तो यहाँ पे मतलब 10 ग्राम मिलकर संग्रहण बन जाता था, ठीक है। 10 ग्राम मिलकर संग्रहण बन जाता था, और यह 200 संग्रहण मिलकर खारवटिक बन जाते थे, और यहाँ पे नहीं 200 ग्राम खारवटिक के अंदर आ जाते थे। फिर यहाँ पे इनकी संख्या हो जाती थी 400, और फिर यहाँ पे इसकी संख्या हो जाती थी 800। तो इस तरीके से आपको ये क्रम याद रखना है, क्रम पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रम यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है, ठीक है। अब देखो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मैंने यहां मेंशन कर रखा है। मेगास्थनीज के अनुसार, अब मेगास्थनीज के अनुसार ये पूछा जाता है एग्रोनोमोई क्या था, एस्ट्रोनोमोई क्या था, ठीक है। तो एग्रोनोमोई जो कहा है वो जिले का अधिकारी भी बताया है मेगास्थनीज ने, और कई जगह इसका नाम मार्गों का अधिकारी भी बताया, ठीक है। तो दोनों तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वहां पे ध्यान रखना कि उसके अंदर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार सही करना है। तो एग्रोनोमोई जिलों का अधिकारी, और यहाँ पे ये मार्गों का अधिकारी भी बताया है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पूछे, एग्रोनोमोई मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है। एस्ट्रोनोमोई बताया है साथियों नगर का अधिकारी, ठीक है ना। एस्ट्रोनोमोई किसे कहा है, नगर के अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई का। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक विद्यार्थी का यहाँ पे मेरे पास सवाल मेल भी आया था कि सर आपके उसमें एग्रोनोमोई को जो है जिले का अधिकारी दे रखा है, मैंने मार्गों का अधिकारी पढ़ा है। तो भाई आप, मैं इसीलिए कहता हूं कि अपने थोड़ा सा विस्तृत दायरा किया जाए ना, तो ये पूछना नहीं पड़े। हालांकि आप लोग भी क्या करेंगे, आपके पास में समय कम है, तो वहां पे अब ऑथेंटिक पुस्तक की तरफ तो आप जा नहीं सकते, नहीं आप कोई भारी भरकम बुक्स ला नहीं सकते, तो वहां पे फिर यही होता है कि सीमित हो जाता है दायरा। सीमित होने पर यह लगता है कि ये सवाल का उत्तर गलत है, जबकि उत्तर गलत नहीं है, अपन ने थोड़ा सा उसको कम पढ़ा हुआ है, अपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जिलों का अधिकारी भी कहा जाता है, मार्गों का अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है ये क्रम याद रखना, ये 10 गांवों का हो गया, इसके अंदर 10 गांव, यहाँ पे हो गए 200 गांव, ठीक है, ये सब गांव है। यहाँ हो गए 400 गांव, यहाँ हो गए 800 गांव, ठीक है। तो ये इनके अंदर इतनी इतनी इकाइयां ये आती है, ठीक है। ये सारी चीजें साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी किताबों में मिलती नहीं है। तो ये आप स्पेशली, मैंने देखो इसीलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहा हूँ। यदि नोट्स मेकिंग पे नहीं चलूंगा ना, तो मैं तो ये सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन वही बात है कि मेरी विद्वता साबित हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के पास में आएगा कुछ भी नहीं। देखा है तो 2 दिन याद रहेगा और उसके बाद में साफ है। तो मैं हमेशा जो है, मुझे इसके लिए भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है कई बार कि आप सर पूरा लिखकर फिर पढ़ाते, क्या करूं, विद्यार्थी हित देखना होता है। मुझे सिर्फ मेरा नहीं बताना है कि मुझे इतना आता है या नहीं आता है, मुझे तो आता होगा तभी तो YouTube चैनल पे पूरा संचालित कर रहा हूँ, 2.25 लाख विद्यार्थी जुड़े हैं। नहीं भी आएगा तो भी क्या है, विद्यार्थियों को तो हित ही है, कोई आएगा नहीं आएगा कोई साबित करने के लिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थियों की इच्छा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिन्हें भला लग रहा है, जिन्हें लग रहा है कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी चल रही है वो पढ़ रहे हैं। तो कहीं कोई, मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये हूं या वो हूं। अरे साबित क्या करना है, नौकरी ले ली साबित हो गया, टॉप करके लिए, वो भी ऐसे नहीं लिए, तो वहां पे कोई किसी को जवाब देने के लिए नहीं है, मैं अपने आप को जवाब देना चाहता हूँ। और जब यहाँ से रुखसत हो जाऊं तो ऊपर वाले को जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ किया है, आपने मुझे इंसान का जन्म दिया था तो मैंने इसको साबित किया है कि मैं वास्तव में इंसानियत दिखा के आया हूं। बस ये साबित करना है, मुझे ऊपर वाले को जवाब देना, बाकी किसी को जवाब नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए साथियों देखो, ये चीज थोड़ी सी ध्यान देना कि ये अधिकारी होते थे आपके एक युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है ना। अशोक ने अपने शासनकाल के 27वें वर्ष में इनकी नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे प्रांतों में जो होते थे वो कहलाते थे युक्त, जिले में साथियों कहलाते थे रज्जुक, और संभाग में कहलाते थे प्रादेशिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान दे देना, आ जाए प्रश्न तो आपके काम आ जाएगा। चलिए फिर साथियों बात करते हैं, ये जो बात है साथियों, ये है गुप्तचर, ठीक है ना, खुफिया डिपार्टमेंट। ये क्या है, गुप्तचर, इनकी बहुत भूमिका रही, और ये राजा के सच्चे मित्र कहलाते थे। मित्र तो यही है, राजा के ऊपर कोई संकट आने वाला है
तो वो पहले बताएगा गुप्तचर, है ना, खुफिया। गुप्तचर तो बहुत भेष बना बना के रहते थे, कई साधु के भेष में, कई कैसे कई कैसे, सब अलग अलग भेष बना के। इसमें भी दो तरह के गुप्तचर डिपार्टमेंट हुआ करते थे। इसमें एक तो होते थे संचार और एक होते थे संस्था। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, एक तो इसमें जो गुप्तचर है, एक डिपार्टमेंट होता था संस्था। संस्था क्या होते थे, कोई संस्था है तो समझ लो संस्था की कोई मतलब ऑफिस होगी, तो वो एक जगह होगी, यानी कि वहां से वो पूरी चीजें संचालित करते थे, एक जगह रहकर फिर खुफिया जानकारी जुटाना। तो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर संस्था होते थे। संचार नाम से ही पता चलता है कि कोई घूमते फिरते होंगे। तो संचार जो थे वो घूम घूम कर कार्य करते थे, अलग अलग वेश में रहते थे। ये भी इनके भी भाग है, लेकिन आपके रेट के हिसाब से मैंने इनके भाग यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल लेक्चरर वगैरह देते तो आपके काम की चीज होती। तो इसमें भी बहुत सारे भाग होते हैं। मेगास्थनीज ने, ये इंपॉर्टेंट है आपके, मेगास्थनीज ने गुप्तचरों के लिए एक शब्द प्रयोग लिया है जिसे कहा गया ओवरसियर्स। तो मेगास्थनीज के अनुसार गुप्तचरों को क्या कहा गया, ये पूछ सकते हैं। अब देखो, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि अपने मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, ये भी बन सकता है। एक प्रश्न बना था, दासों के लिए आहितक शब्द प्रयोग लिया गया है, ठीक है ना। आहितक क्या है, दास, तो दासों के लिए आहितक शब्द भी प्रयोग, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो गुप्तचरों में बनेंगे कि गुड़ पुरुष किसने कह दिया, या गुड़ पुरुष शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो कौटिल्यन अर्थशास्त्र में इन्हें गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कह दिया, ठीक है ना। गुड, वो अच्छा वाला गुड़ नहीं है, गुड़ पुरुष, गुड़, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेबो और एरियन ने गुप्तचरों को कह दिया इंस्पेक्टर, ठीक है। स्ट्रेबो इंस्पेक्टर, ऐसे याद रखना है, स्ट्रेबो इंस्पेक्टर, ये इसने इंस्पेक्टर कहा है और मैगस्थनीज ने कहा है ओवरसियर। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कह दिया है गुड़ पुरुष, ठीक है ना, गुड़ पुरुष। अर्थशास्त्र और ये सारी चीजें, अभिलेख वगैरह, ये सब जो 2 वीडियो में आपको टेलीग्राम पे लिंक देने वाला हूं, अपने चैनल पे ही है, तो वो उसके अंदर मैंने पूरी अर्थशास्त्र की डिटेल वगैरह, कौटिल्य की डिटेल, सब कुछ सारी चीजें बता रखी, बहुत व्यवस्थित क्लास दी है वो स्कूल लेक्चरर के हिसाब से, आपके बहुत काम आने वाली है। और उन क्लासेस की खासियत ये इसी की तरह ही है कि वो हाथों हाथ आपको याद होगी, ठीक है ना। अब साथियों, बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन की। ये इनमें से प्रश्न आजकल जब पैटर्न मतलब थोड़ा सा क्या है, गहराई से प्रश्न आते हैं, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसक नीति जो थी वो इनके पतन का कारण था। क्यों अहिंसक हो गया था बाद में, तो देखो, राजा यदि कहीं कोई आक्रमण नहीं करेगा, अपनी सीमाएं नहीं बढ़ेगा, तो दूसरे राजा हावी होते हैं। इसके कहने का मतलब यह था कि कलिंग युद्ध के बाद में जब अशोक ने रणघोष की जगह दम्भघोष को अपनाया, तो उसके बाद में ये अहिंसक नीति अपना ली, और अहिंसक नीति अपनाने के कारण अशोक के और मौर्य साम्राज्य के पतन के दिन शुरू हो गए। ये हेमचंद्र राय चौधरी का मत है। डीडी कौशाम्बी ने आर्थिक संकट के बारे में कहा है। तो डीडी कौशाम्बी का जहां जहां नाम आएगा वो अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें की होगी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उनका फील्ड ही यही रहा है। तो डीडी कौशाम्बी ने कहा कि ये आर्थिक संकट के कारण इनका पतन हुआ है। हरप्रसाद राय शास्त्री ने कहा है कि ब्राह्मण विरोधी नीति, देखो शास्त्री जी है, याद कैसे रखोगे, शास्त्री जी है, तो शास्त्री जी ने यह कहा कि ब्राह्मण विरोधी नीति थी इनकी, इसलिए इनका पतन हुआ है, ठीक है ना। अपने याद रखने का तरीका अपन को पता होना चाहिए। डी एन झा कहते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक है ना, उत्तराधिकारी ढंग के नहीं थे। झा साहब ने क्या कहा, इनके उत्तराधिकारी ढंग के थे ही नहीं। अब बेचारा अशोक क्या करेगा, बाद में उत्तराधिकारी सब, एक कहावत मुझे याद आ रही है उत्तराधिकारी से कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल जो है मतलब ये कन्यावत से संबंधित वो चीज होती है कि लड़कों को तो बहुत रखा जाता है और पूत है बेयून में, और जबकि लड़कियां भी उसी हिसाब से माँ बाप को रखती है, बल्कि अच्छा रखती है काफी सारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर उनके लिए धन बचाते हैं, और बाद में भी बेटे ऐसे कभी उठ जाते हैं कोई जो माँ बाप को निकाल देते हैं, धन संपदा पे पूरा अधिकार कर लेते हैं। तो जितने जीना है ऐस करो जो भी, और पूत सपूत है तो अपने आप कर लेगा, पूत कपूत है तो है जो भी उड़ा देगा। तो यहाँ पे उत्तराधिकारी से बात हो रही थी कि उत्तराधिकारी, और डीएन झा साहब कहते हैं कि उत्तराधिकारी इनके डंके नहीं थे। रोमिलन थापर कहती है कि अप्रशिक्षित नौकरशाही थी, नौकरशाही तो थी लेकिन इनको प्रशिक्षण किसी चीज का नहीं था, तो बिना ट्रेनिंग के बिना प्रशिक्षण के आगे कैसे बढ़ा जाएगा, तो पतन निश्चित है। तो ये रोमिलन थापर ने कहा है। निहार रंजन रे कहते हैं कि जनता का विद्रोह, जनता ने विद्रोह कर दिया था और उसके कारण इनका जो पतन हुआ। राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि उत्तराधिकारी के नियम इनके सही नहीं थे,
ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का नियम था, नियम सही नहीं थे, तो नियम सही नहीं होने से क्या उत्तराधिकारियों में युद्ध होता था और युद्ध संघर्ष होने के कारण फिर इनका पतन हुआ। तो ये साथियों बताई है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो आज अपन ने अधिकारी, तीर्थ, प्रशासन पूरा का पूरा लगभग पढ़ा है। हालांकि बहुत सारी चीजें रहती है अंदर और मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब बात आती है, अपने वही चीज वापस कह रहा हूं कि टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, दोनों क्लासें कंप्लीट है। तो कल संडे है, वैसे भी कल अपनी मैं थोड़े से देखो संडे को थोड़ा सा मुझे रिलैक्स महसूस होता है कि संडे आ रहा है। अब जैसे क्योंकि बहुत सारा साथियों जिम्मेदारी, प्रेशर रहता है कि ये सारा करवाना है, शुरू तो कर देते हैं लेकिन आगाज किया तो अंत तक लेकर जाने क्लासेज एक चुनौती रहती है। तो एक संडे बीच में मिलता है तो पूरा सप्ताह वापस जो है बहुत अच्छे से काम हो पाता है, फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं। तो ये चीज है, कल संडे है वैसे भी। कल एक मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं वैसे मोटिवेशनल, 5-7-10 मिनट का, लेकिन उसके बाद में आपको संडे के दिन मैंने आपको क्लास बता दी है, 2 क्लासेस है, वो आपको उस दिन देख के कल और नोट्स बना लेने हैं बहुत अच्छी तरीके से और आपके काम आने वाली वन लाइनर से संबंधित जानकारी आज ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।